नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चैलेंज जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे साथ आइए एक अंडर वाटर एडवेंचर पर, जहां हम समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो हमारे सोच से भी बड़ी है, छुपी हुई लहरों के नीचे। ये दुनिया कितनी रोमांचक और रहस्यमय हो सकती है। समुद्र कितने विशाल हैं और कितने राज छुपाए हुए हैं। हर एक लहर अपने साथ एक नया कहानी लेकर आती है। ये हमारे प्लेनेट का ज्यादातर हिस्सा कवर करते हैं। समुद्र का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा है, ये सोचने वाली बात है। इन समुद्रों में अनगिनत क्रीचर्स रहते हैं। हर प्राणी अपने आप में एक अनोखा जीवन जीता है। कुछ छोटे हैं, जैसे छोटे क्लाउनफिश जो अपनी रंग बिरंगी दुनिया में मस्त रहते हैं, और कुछ तो इतने बड़े हैं, जैसे कि विशाल ब्लू व्हेल जो समुद्र का राजा कहलाता है। समुद्र जीवन से भरे हुए हैं, छोटे और बड़े। हर प्राणी अपनी जगह पर अनोखा है। ये अंडर वाटर वर्ल्ड्स एक अलग ही दुनिया है, जहां हर रंग और रूप का प्रदर्शन होता है। यहाँ रंग बिरंगी मछलियों से भरी कोरल रीफ्स भी हैं, जो अपनी खूबसूरती से हमें मोहित कर देती हैं, और गहरे अंधेरे पानी भी, जहां अजीब और गरीब जीव रोशनी बिखेरते हैं। ये क्रीचर्स अपनी चमक से अंधेर को रोशन करते हैं। समुद्र हमेशा हमें हैरान करते हैं। हर एक लहर एक नई कहानी सुनाती है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ गोता लगाने के लिए। ये सफर आपको एक नए अनुभव से मिलवाएगा। हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मछली पकड़ने की फैसिनेटिंग दुनिया और समुद्र की गहराइयों में छिपे राज। ये सफर आपको हैरान कर देगा। अपने लाइफ वेस्ट्स पहन लीजिए, सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपको हर पल एक नई चीज देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे शो के स्टार्स के बारे में। मछलियां ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में आती हैं, बिल्कुल हमारे ऑडियंस की तरह। कुछ मछलियां लंबी और पतली होती हैं, जैसे बैराकुडा। कुछ चपटी और गोल होती हैं, जैसे फ्लाउंडर। और पफरफिश को कौन भूल सकता है, जो बलून की तरह फुली हुई रहती है। हमारे पास स्पीडी टूना भी है, माइटी मार्लिन भी, और छुपने में माहिर स्टोनफिश भी। हर स्पीसीज अपने आप में अनोखी और दिलचस्प होती है। और जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो समुद्र आपको एक नए और अद्भुत क्रीचर से रूबरू कराता है। हमारे समुद्रों में मछलियों की ये विविधता वाकई अद्भुत है। दोस्तों, फिशिंग सिर्फ मछली पकड़ने के बारे में नहीं है। यह एक बहुत बड़ा बिजनेस है। पूरी दुनिया में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। छोटे छोटे फिशरमैन से लेकर अपनी छोटी नावों में बड़ी कंपनीज तक, जिनके पास बड़े बड़े जहाज होते हैं, फिशिंग लाखों लोगों को भोजन और इनकम देता है। ये पूरी दुनिया में लोगों के लिए प्रोटीन और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, और ये ट्रेड सदियों से चला आ रहा है। लेकिन फिशिंग सिर्फ पकड़ने और बेचने के बारे में नहीं है। यह समुद्र को समझने, उसकी सीमाओं का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल तरीके से फिश करें। याद है वो दिन जब फिशिंग का मतलब था सिर्फ साधारण नावें और हाथों से जाल डालना? वो दिन अब बीत चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने फिशिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। आज हमारे पास सोनार सिस्टम्स हैं जो मीलों दूर से मछलियों के झुंड का पता लगा सकते हैं। विशाल जाल एक ही बार में टनों मछली पकड़ सकते हैं, और जीपीएस सिस्टम्स फिशिंग बोट्स को सबसे अच्छी फिशिंग स्पॉट्स तक गाइड करते हैं। इन तरक्की ने फिशिंग को और एफिशिएंट बना दिया है, लेकिन साथ ही ओवरफिशिंग की चिंता भी बढ़ा दी है। अपने समुद्रों की रक्षा के लिए इस टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से उपयोग करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, बोंगा वर्सेस अटलांटिक। दो अलग समुद्र की कहानी। अब हम दो बिल्कुल अलग समुद्रों की तुलना करते हैं, बोंगा समुद्र और अटलांटिक समुद्र। दोनों ही मछलियों से भरे हुए हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग चुनौतियां और अवसर प्रदान करते हैं। बोंगा समुद्र, जो वेस्ट अफ्रीका के तट पर स्थित है, आपने सही सोचा,
बोंगा मछली की बहुतायत के लिए जाना जाता है। यह छोटी चांदी के रंग की मछली कई देशों में मुख्य भोजन है और एक फलते फूलते फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ शक्तिशाली अटलांटिक कई तरह की प्रजातियों का घर है, जिसमें फियोर्ड, ट्यूना और लॉबस्टर शामिल हैं। यह दुनिया के कुछ सबसे कीमती कैचेस के लिए एक अखाड़ा है। हर समुंदर की अपनी कहानी है, अपनी लय है और चीजों की ग्रैंड स्कीम में अपना महत्व है। सेक्शन 6, सरकार की भूमिका, व्यापार के पानी में आगे बढ़ना। दोस्तों, फिशिंग कोई खुली छूट नहीं है। इस कीमती संसाधन के प्रबंधन में सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे ओवरफिशिंग को रोकने के लिए फिशिंग कोटास निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य के लिए मछली भंडार स्वस्थ रहे। वे दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील्स पर भी बातचीत करते हैं। ये सौदे हमें उन मछलियों का निर्यात करने की अनुमति देते हैं जिन्हें हम पकड़ते हैं और उन मछलियों का आयात करने की अनुमति देते हैं जो हमारे पानी में नहीं है। यह एक नाजुक संतुलन है, एक निष्पक्ष और सस्टेनेबल फिशिंग इंडस्ट्री सुनिश्चित करते हुए अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाना। लेकिन भाई, किसने कहा गवर्निंग आसान है? सेक्शन 7, समुंदर के खतरे, मछुआरों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम और खतरे। फिशिंग एक शांत पेशा लग सकता है, लेकिन यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा पेशा है जिसमें हर दिन एक नई चुनौती होती है। हर बार जब वे समुद्र में जाते हैं तो मछुआरे कई खतरों का सामना करते हैं। यह खतरनाक लहरें, तेज हवाएं और कभी-कभी अप्रत्याशित तूफान हो सकते हैं। दोस्तों, समुंदर एक चंचल दोस्त हो सकता है। यह कभी-कभी शांत और सुंदर होता है, लेकिन यह हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। एक मिनट यह शांत और निर्मल होता है, अगले ही मिनट यह एक उग्र तूफान बन जाता है। यह परिवर्तनशीलता मछुआरों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मछुआरों को उफनते समुद्र, तेज हवाओं और कभी-कभार आने वाली अजीबोगरीब लहरों का सामना करना पड़ता है। किसी का बात के बाम्बा लहरें कितनी भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे किसी भी समय नाव को पलट सकती हैं। और फिर जहाज पर दुर्घटनाओं का खतरा भी होता है, फिसलन भरे डेक से लेकर भारी उपकरणों तक। ये उपकरण बहुत भारी होते हैं और इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। दुख की बात है कि हर साल कई मछुआरे समुद्र में अपनी जान गंवा देते हैं। यह एक दुखद सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। यह एक कठिन काम है जिसके लिए साहस, कौशल और बहुत सारी किस्मत की जरूरत होती है। मछुआरे अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं ताकि हम ताजे समुद्री भोजन का आनंद ले सकें। सेक्शन 8, मनाही वाले कैच, सरकार के नियम और मनाही वाली प्रजातियां। सिर्फ इसलिए कि आप एक मछली को समुद्र में तैरते हुए देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे पकड़ सकते हैं। सरकार के सख्त नियम हैं कि कौन सी मछली पकड़ना ठीक है और कौन सी मछली पकड़ना मना है। कुछ प्रजातियां लुप्तप्राय हैं और उन्हें पकड़ने से वे विलुप्त होने के करीब पहुंच सकती हैं। अन्य जहरीली या खाने में हानिकारक हो सकती हैं। छोटी मछलियों की रक्षा के लिए और उन्हें बढ़ने और प्रजनन करने की अनुमति देने के लिए सरकार आकार सीमा भी निर्धारित करती है। दोस्तों, यह सब इकोसिस्टम को संतुलन में रखने के बारे में है। सेक्शन 9, गहरे समुद्र के खजाने, मोती, रत्न और आर्थिक लाभ। क्या आप जानते हैं, समुद्र सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं है, यह अपनी लहरों के नीचे अविश्वसनीय खजाने भी छुपाता है। हम बात कर रहे हैं मोती, कीमती पत्थरों और अन्य मूल्यवान संसाधनों की। मोती, जो सीपियों के भीतर बनते हैं, अपनी सुंदरता और दुर्लभता के लिए बेशकीमती होते हैं। और कुछ भाग्यशाली गोताखोर हीरे, पन्ना और माणिक जैसे रत्नों पर भी ठोकर मारते हैं,
जो नदियों और नालों से बहकर समुद्र में आ जाते हैं। ये पानी के नीचे के खजाने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, राजस्व लाते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। यह बिल्कुल पायरेट फिल्मों की तरह छिपे हुए खजाने को खोजने जैसा है। सेक्शन 10 ऐतिहासिक दृष्टिकोण, मछली पकड़ने के उद्योग को आकार देना। दोस्तों, फिशिंग सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भोजन और व्यापार के लिए समुद्र पर निर्भर थे, बिल्कुल आज हमारी तरह। समय के साथ मछली पकड़ने के तरीके विकसित हुए हैं, सरल भाले और जाल से लेकर परिष्कृत नावों और सोनार सिस्टम तक। लेकिन मूल सिद्धांत वही रहते हैं, समुद्र के प्रति सम्मान और उसकी प्रचुरता को स्थायी रूप से प्राप्त करने की इच्छा। मछली पकड़ने के इतिहास को समझने से हमें आज उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की सराहना करने में मदद मिलती है। सेक्शन 11 मछली पकड़ने का भविष्य, सस्टेनेबल तरीके और नीतियों का प्रभाव। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि हमें कठिन नहीं बल्कि होशियार तरीके से मछली पकड़ने की जरूरत है। सस्टेनेबल फिशिंग न केवल हमारे महासागरों की रक्षा करता है बल्कि यह मछुआरों की आजीविका को भी सुरक्षित करता है। अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, ये सभी हमारे महासागरों और उन पर निर्भर लोगों की आजीविका के लिए खतरा है। इन समस्याओं का समाधान करना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ महासागर सुनिश्चित करने के लिए सस्टेनेबल फिशिंग तरीके जैसे कैच सीमा निर्धारित करना, समुद्री आवासों की रक्षा करना और बाय कैच को कम करना महत्वपूर्ण है। ये उपाय न केवल मछली की आबादी को बनाए रखते हैं बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलित रखते हैं। नीतियों और नियमों के माध्यम से इन प्रथाओं को बढ़ावा देने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारें मछुआरों को सस्टेनेबल तरीकों के बारे में शिक्षित कर सकती हैं और उन्हें आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकती हैं। मिलकर काम करके हम अपने महासागरों और उन अविश्वसनीय जीवों की रक्षा कर सकते हैं जो इन्हें अपना घर कहते हैं। सामुदायिक प्रयास और वैश्विक सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो लीजिए दोस्तों, मछली पकड़ने की आकर्षक दुनिया, सबसे छोटी मछली से लेकर समुद्र की विशालता तक। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने संसाधनों का सम्मान और संरक्षण कर सकते हैं। यह दुनिया अजूबों, चुनौतियों और एक सस्टेनेबल भविष्य की संभावनाओं से भरी है। हमें इन संभावनाओं को पहचानना और उनका लाभ उठाना चाहिए। याद रखें, हर छोटी बड़ी बात मायने रखती है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।